नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अरीशा गज्जल और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। और आज हम ऐसा डिस्कशन लेकर आए हैं जिसके शोर की गूंज हर एक देश में गूंज रही है। जी हाँ, मैं वो मुद्दा उठाकर लाई हूँ, उस स्टेट का मुद्दा उठाकर लाई हूँ जो हिमालयन की गोदी में बसता है। मैं लद्दाख की बात कर रही हूँ। मैं लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे उन चीजों के मुद्दे के ऊपर बात करना चाहती हूँ, और साथ ही वहाँ के जेंजी कितना एक प्रोटेस्ट के अंदर वैल्यू रखते हैं उसकी बात भी उठाना चाहती हूँ। और सोनम वांगचुक आज जेल में है, किस तरीके से वो जेल में गए और जेल के अंदर क्यों है, इसके पीछे अगर असली वजह है तो क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे देव आनंद सर से। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू स्वागत है गजल जी। आपका द थैंक यू। फैक्ट इंडिया पर। तो सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि लद्दाख कितना बड़ा है, और एक लद्दाख का अच्छी तरीके से ओवरव्यू दे दीजिए ताकि ऑडियंस को समझ में आए। जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल पर। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और प्रणाम। आपका पहला सवाल है कि लद्दाख के बारे में मैं बात करूं तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर ये एक वो क्षेत्र था जो 1947 तक महाराजा हरि सिंह के अधीन हुआ करता था। और इसी के अंदर जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय महाराजा हरि सिंह ने 27 अक्टूबर 1947 के दिन जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान की चाल के कारण उन्होंने कबायली और उनकी सेना के लोगों ने मिलकर के हमला कर दिया और कुछ इलाके पे कब्जा कर लिया। वो इलाका जिसको आज के दिन हम पीओके का नाम देते हैं। पर इसमें एक चीज बताना चाहूंगा, इसमें लेह लद्दाख का बहुत बड़ा क्षेत्र है। टोटल अगर क्षेत्र की बात करें तो 2.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पुराना पूरे जम्मू कश्मीर का जो भारत का है, जो महाराजा हरि सिंह ने हमें दिया था। आज के दिन इसके अंदर से ओनली मात्र 45% भारत के पास है, जो करीब 1 लाख और कुछ 1,000 स्क्वायर किलोमीटर है। बाकी बचा हुआ 55 जो प्रतिशत जम्मू कश्मीर है, चीन के पास बड़ा इलाका है और पाकिस्तान के बड़ा इलाका है। चीन के पास 1962 में आया, जो कब्जा किया युद्ध के बाद, और पाकिस्तान के पास 1947 में आया। यही मैं दर्शकों को एक बात बता दूं, जो आप में इंटरेस्ट रखते हैं, जो अध्ययन करते हैं। एक मेजर ब्राउन नाम के अधिकारी थे, जब ब्रिगेडियर घनसारा सिंह जी महाराजा हरि सिंह के सेना वो गवर्नर हुआ करते थे गिलगिट बाल्टिस्तान का, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। तो वहां जब 27 अक्टूबर के दिन ये ट्रिटी साइन होती है, तो अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक ये भारत का हिस्सा रहा था। पर नवंबर के अंदर जाने के बाद, मुझे तारीख 4 या 5 नवंबर कुछ तारीख थी, जब माउंट बैटन ने अपने अधिकारी मेजर ब्राउन को आदेश दिया, और उन्होंने वहां पर गिलगिट बाल्टिस्तान में जो ब्रिगेडियर घनसारा सिंह वहां के गवर्नर थे, महाराजा हरि सिंह के डिप्यूट किए हुए, उनके कब्जे में लेकर के वहां पाकिस्तान का झंडा फहराया। तो ये कब्जे की कहानी, कब्जे की कहानी है। और टोटल जहां तक एरिया का ताल्लुक है, क्योंकि आज हम लेह लद्दाख को डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो जैसे मैंने बताया 55% 56% दुश्मन के कब्जे में है। और लेह लद्दाख एरिया ऐसा है जो हमारे भारत के दो दुश्मनों से घिरा हुआ है। एक तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल है, जिसको बोलते हैं, ये पहले लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर लाइन थी सन 47 से लेके 71 में। पर भारतीय सेना की विजय के उपरांत ये भारत सरकार ने सैनिकों को इनाम दिया था कि तुम जीत के लाए हो सीज फायर लाइन को, हम लाइन ऑफ कंट्रोल करते हैं। और ये हमारे साथ गलत हुआ था। ये 71 की बात है, दर्शकों आपको समझना पड़ेगा। और दूसरी तरफ LOCH लाइन ऑफ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चीन के साथ है। जो चीन के साथ हमारी जो लेह लद्दाख की बाउंड्री पड़ती है, वो करीब 1600 किलोमीटर की लंबी हमारी सीमा है। और जो पाकिस्तान के साथ जो हमारी लेह लद्दाख और रादर लेह लद्दाख की पड़ती है, 776 776 किलोमीटर पड़ती है। और इस लंबी लाइन में लेह लद्दाख पूरा घिरा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात हमें समझना पड़ेगा कि लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये दोनों 5 अगस्त 2019 तक एक ही राज्य हुआ करता था। और ये जब 5 अगस्त 19 को लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बन गया, कश्मीर अलग, जम्मू कश्मीर अलग बना दिया गया। तब से अगर आप देखें नक्शे के अंदर, तो लेह लद्दाख पाकिस्तान और दूसरी तरफ चीन से घिरा हुआ है। चीन ने 62 में जो कब्जा किया था, वो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर किया गया था, जिसको हम एक्साई चीन के नाम से जानते हैं। और उसके अलावा
पाकिस्तान ने जो कब्जा किया था तो पाकिस्तान को पता था देर सवेर हिंदुस्तान छोड़ेगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया, चीन को उलझाने के लिए पीओके में 5,000 स्क्वायर किलोमीटर एक सक्शगाम वैली एक इलाका है, वो पाकिस्तान को 1963 में गिफ्ट कर दिया। तो ये लेह लद्दाख की कहानी है। और मैं ये बता सकता हूं, ये जो दोनों गिद्ध हैं, पाकिस्तान और चीन, और जो भारत के अंदर एंटी विरोधी बिल्लियां हैं, क्योंकि वो गिद्ध तो हो नहीं सकते हैं, तो वो नजरे गड़ाए बैठे हमारे लेह लद्दाख पर सन 47 से जब देश का विभाजन हुआ था, और 62 के अंदर चीन ने किया, आज भी वो नजरे गड़ाए बैठे हैं देर सवेर कैसे इस पे कब्जा और किया जाए। ये एक हमारे सुरक्षा का मामला है जिसको लेकर के देशवासियों को समझना चाहिए। अब 5 अगस्त 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बनाई जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा मेरा दिन है कि लेह लद्दाख के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि देखिए लेह लद्दाख की पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के हिसाब से 2,74,000 है, जो 3 लाख से भी कम है, और वहां पर एरिया है 59,000 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा इलाका है। और जो कश्मीर का जो इलाका है वो बहुत छोटा है, और सरकार भी वहां से चलती थी, तो लेह लद्दाख की अनदेखी हुई, पैसा उनको जाता नहीं था। एक लास्ट बात, लेह लद्दाख 2019 तक देखिए 6 महीने तक कटा रहता था दुनिया से, कश्मीर छोड़ दो पूरी दुनिया से। वो तो सौभाग्य हो कि देश आज उन्नति के प्रगति के पथ पर है, हमारे नागरिक और हमारे सरकारें काम कर रही हैं, हिमाचल की तरफ अटल टनल निकली है, और दूसरी तरफ कश्मीर की तरफ अपने पहलगाम की तरफ एक दूसरी टनल बन रही है। अब लेह लद्दाख पूरी तरह से पूरे साल भर खुला रहता है। और यही नहीं, लेह लद्दाख के अंदर एक एमपी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मैं आपको बता दूं, ये मात्र 2,75,000, राइट, जबकि भारत के अंदर कई जगह ऐसी है 20 लाख पॉपुलेशन के ऊपर एक एमपी होता है। तो ये विचित्र विषय है वहां की। और जो भूगोल है, जो वहां की जमीनी है, वहां इतना एक्सट्रीम ठंडा होता है, इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। राजस्थान की तरह वहां टीले हैं, ऊंट है वहां पर, आपको जान करके दर्शकों को कईयों को सरप्राइज, ऊंट है, वो ऊंट भी है जिनके 2 थुए हैं, हम जो ऊपर बैठने की जो जगह ऊंट की होती है, और वहां पर बिल्कुल डेजर्ट है। आप देखिए वहां बिल्कुल कीकर के पेड़ मिलेंगे, कांटों वाले मिलेंगे, वो इस डेजर्ट। तो ये थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताना चाह रहा था। आगे आप जी। तो सर, क्योंकि आप पोस्टेड रह चुके हैं लद्दाख में, तो पुराना लद्दाख कैसा दिखता था और अभी वाला लद्दाख कैसा दिख रहा है, और इससे प्रोटेस्ट जो हुआ और जो 24 सितंबर को खत्म भी हो गया, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है आगे जाके फ्यूचर में? पहले देखिए तो आप पुराने लद्दाख के बारे में बता दीजिए। जी, गजल जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। जी। देखिए कि प्रोटेस्ट अगर देखा जाए, मेरा ये मानना है कि आज के दिन जो भारत का ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कद बढ़ा है, जो देश के नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, इस कद के बाद भारत के दुश्मन ज्यादा हो गए बजाय के दोस्त, हाँ। और बहुत सारे लोग 2.5 फ्रंट की चर्चा करते थे, पर मैं, अब क्योंकि मेरी आवाज इतने लोगों तक नहीं पहुंची होगी, मैं कहता हूं भारत 3 फ्रंट वॉर लड़ने जा रहा है या लड़ रहा है। चाइना, पाकिस्तान और देश के अंदर 3 से जो देश एंटी भारत गैंग है, वो भी उतना ही खतरा है भारत, जितना बाहर से खतरा बाहर है से, भारत। पहली बात। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि 5 अगस्त 2019 6 साल होने वाले हैं। 6 साल पूर्व ये पूरा एक इलाका होता था जहां पर सरकार, एंटी नेशनल सरकार कहूंगा उनको मैं, जो कहते थे कि तिरंगे का वहां मान सम्मान वो नहीं करते थे। इवन एक सीएम ने तो कहा था कि मोदी जी आप में हिम्मत है तो 370 हटा के देखो, तिरंगा हटाने वाला नहीं मिलेगा। तो तिरंगा भी उठाने वाले हैं, वो सब कुछ है, वो देशद्रोही लोग थे। एक कहते थे कि आप कभी 370 हटा ही नहीं सकते, एंड बिलीव इट, दे कुड नेवर बिलीव। जब 5 अगस्त को अमित भाई ने वो बिल्कुल ऐसा इलाज किया इनका कि इनको आज तक दे आर नॉट एबल टू रिकंसाइल किए, हुआ कैसे।
तो वो 370 के पहले की बात थी। लेह लद्दाख का जो आपने सवाल किया, देखिए उस समय मैंने जैसे आपको बताया दर्शकों को कि उस समय तक लेह लद्दाख 6 महीने बंद रहे, कट ऑफ रहता था। फौज भी रसद और आना जाना, फौज के पास हवाई जहाज होते हैं, सामान्य गरीब आदमी बेचारा कहां से जाएगा? शिक्षा भी नहीं, आना जाना भी नहीं, मोबाइल भी नहीं, कम्युनिकेशन नहीं, टेलीफोन लाइन नहीं, बहुत सारी दिक्कतें थी। और वो जो नैरेटिव था कश्मीर वर्सेस लेह लद्दाख, और लेह लद्दाख में एक चीज है, वहां ज्यादा बौद्ध रहते हैं, और जो कुछ बाद में कश्मीर से कोई मुसलमान गए हो तो वो बात अलग है, वरना बौद्ध बाहुल्य नहीं, बौद्धों का इलाका था। और जहां तक कारगिल का सवाल है, वो शिया मुस्लिम्स हैं, तो ये भी एक समझने की बात है वहां। और इनके खिलाफ जो कश्मीर की जो सरकारें थी, उन्होंने बिल्कुल स्टेप मदरली ट्रीटमेंट उनके साथ किया था। और वो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट क्या था, जितना भी बजटिंग आता था सेंटर से, वो इनको नाम मात्र देते थे। और आप देखिए 75 वर्ष तक कभी सड़क नहीं बनाई, टनल नहीं बनाई, टावर्स नहीं बनाए, ये एक पुराना था। आज लेह लद्दाख 2019 के बाद आज क्या बदलाव आया, मैं बता सकता हूँ। सबसे पहला एक तो अटल टनल खुल गई है, जो हिमाचल से राउंड द क्लॉक है। सड़कों का जाल भारतीय सेना बीआरओ के माध्यम से इतना कर दिया गया है कि लोगों का आवागमन बढ़ गया है। टूरिज्म एकमात्र वहां रोजी रोटी का साधन है। हाँ। कोई कुछ भी बोले, चाहे वांगचुक बोले कि ये खतरा है, कोई खतरा नहीं है, क्योंकि लोगों को रोटी राजी बेचारे है ही नहीं। अब टूरिज्म पिछली बार 5 लाख गए हैं, ये सड़कों के कारण। टनल खुली है, सरकार ने वहां पैसा बढ़ाया है, वहां पर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन दिया जो ये वांगचुक ही खा गया था। तो ये इस तरह की जो प्रोग्रेसिव चीजें आई हैं। और इसमें देखिए, मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, जब लेह लद्दाख प्रोग्रेसिव हो रहा है, एक तरफ भारत सरकार कहती है हम पीओके लेंगे, दूसरे भारत सरकार पार्लियामेंट में कहती है, चीन को कहती है एक्साइज चीन हमारा है, हम लेंगे। तो अब आप बताओ, जो दुश्मन देश है वो कैसे यहाँ पर प्रोग्रेस देख सकते हैं? तो अब स्थिति है कि सरकार, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेह लद्दाख के जो नागरिक है ना, वो सामान्यतः बौद्ध है, ईश्वर में प्रार्थना करते हैं अपना, इतने सिंपल लोग हैं जो आज भी अपने कल्चर में विश्वास रखते हैं। वो ज्यादा मनी माइंडेड नहीं है। और सेना जब वहां हम रहते थे तो मुझे याद है उनका, हम तो जाकर के बस उनसे बड़ी मुश्किल से वो इंटरेस्ट ही नहीं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, छोटी सी उनकी रिक्वायरमेंट है, और इतना माइनस टेम्परेचर होता है, और वो बड़े शांति प्रिय लोग हैं। लोगों की इसमें कतई कोई भूमिका नहीं है। जो है पाकिस्तान, जो है चाइना, जो है इवन मैं कहूंगा इंटरनेशनल जो पावर्स हैं, भारत को उभरता नहीं देखना चाहते हैं, और जो है जिनकी रोजी रोटी 370 हटने से बंद हो गई, क्योंकि पहले यहाँ एक परिवार होता था। बंद कैसे हुआ सर? मैं बताता हूँ। देखिए, पहले क्या पॉलिटिशियन 370 की आड़ में मजे लेते थे जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया। अब यूनियन टेरिटरी बन गया, पर पहले यहाँ भी तो सरकार का एक एमएलए, एक वो हुआ करते थे एमपी। अब उन परिवारों को जो ही 370 बचा, उनकी तो पावर खत्म हो गई। अब पावर आ गई उनके जो एक काउंसिल है उसके अंदर, तो नाउ दे आर फीलिंग सो मतलब घुटे हुए हैं, पावरलेस। जबकि पावर चलेगी लोगों के हाथ में, सड़क बन रही है, आदमियों को क्या चाहिए? सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वो तो आ रहे हैं। तो सामान्य आदमियों को नहीं है, पर जो वो एक एंटी, जिनके हाथ में पावर थी पर उस लगने के बाद वो पावर हट गई है। नाउ दे आर फीलिंग रेस्टलेस कि हम कैसे करें। वही जो भारत के अंदर विपक्ष पार्टियां हैं, अब मोदी जी 11 साल से बैठे हैं, मोदी जी थोड़ी बैठे हैं, लोगों ने बैठाया, भाई काम अच्छा कर रहे हैं तो लोग गए। अब ऊपर नीचे सीट होती रहती है, पर वो एक नैरेटिव चलाते हैं, ये तो बेकार है, इसको हटा दो, चुनाव कराओ। अरे यार 2 साल पहले तो चुनाव है, तुम और कितना चुनाव करें? तो वो एक नैरेटिव है। तो अभी वहां मुझे लगता है लेह लद्दाख की प्रोग्रेस, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 2020 में जून में गलवान ने चीन ने आकर के हमला करने की कोशिश की थी, जिसको भारतीय सुरक्षा बलों ने अच्छा जवाब दिया था। देखिए, ऐसा जवाब दिया था कि चीन को भागना पड़ा। बहुत सारे लोग विद्वान कहते हैं नहीं चीन गया नहीं, ये सब एंटी नेशनल नैरेटिव है। चीन 62 में आके बैठा था, अब तो चीन को 1 इंच भी भारतीय सेना नहीं लेने देगी। जो दौलत बेग ओल्डी एक हमारा एयरफील्ड है, बहुत क्रिटिकल स्ट्रेटेजी, उसको पुरानी सरकारें चलाने नहीं देती थी। आज तो वहाँ एयरफील्ड भी बन रहा है। अभी मैंने सुना एक नए एयरफील्ड का उद्घाटन होने वाला है, वहाँ टैंक्स लगा दिए भारतीय सेना ने, बहुत बड़ी वो रिसर्च इंस्टीट्यूट चले गए हैं। तो मैं मानता हूँ अभी लेह लद्दाख प्रोग्रेसिव है। अब ये इस तरह के कारनामे जो एक सामाजिक बदलाव के मुखौटे के पीछे देश के विरोध वाला जो काम चल रहा है,
पर वो एक्सपोज हो जाएंगे, मेरा ऐसा मानना सर अभी हमने प्रोटेस्ट के बारे में भी बात करी कि है। जी। वो चार मांग मैं चाहती हूँ कि आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि जिसकी वजह से प्रोटेस्ट शुरू हुआ, और जेंजी का बहुत बड़ा एक रोल है इस प्रोटेस्ट को आगे लीड करने के लिए। ना कि सिर्फ लद्दाख बल्कि नेपाल में भी अगर हम देख लें, कर्नाटका में भी अगर हम देख लें, तो उत्तराखंड में भी अगर हम देखें, तो जेंजीज आजकल बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट को लीड करने में आगे माने जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए कि राजनीतिक राय मैं आपसे यही कह सकता हूँ कि हम्म। मैं थोड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट होना चाहता हूँ। कौन सा युग था जब युवा कोई भी क्रांति को लीड नहीं क्रांति करते थे? आप करते थे, बताओ। हमेशा से युवा सदैव हमेशा सदैव आगे युवा रहे। होते थे। हाँ। अब दुर्भाग्य ये हो गया कि पाश्चात्य वर्ड है ना जो जैन, जेंजी का। और उसको नाम भी दे दिया कि वो 20 साल से छोटा। एक हम्म। बात बताओ, कौन से आंदोलन में, कौन सी भीड़ में 20 साल के बच्चे नजर आए आपको? 35 साल का जिसमें जैनजी है क्या? नहीं। 40 साल का जैनजी है क्या? क्या वो 3 बार इलेक्शन लड़ चुका हुआ वहां हाँ, क्या है क्या उनका? हम उसको जेंजी हाँ, बोलेंगे? जो जो डंडा लेके घूम रहा है, हम्म। बीजेपी के कार्यालय को आग लगा रहा है, हम्म। जो जो वो सीआरपीएफ की गाड़ी को आग लगा रहा है, जो बेचारे पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं उन पर वो हमला कर रहे हैं, आई डोंट थिंक दे आर पर एक जेंजीज। यूथ का बीजेपी के ऑफिस में आग लगाना और नहीं नहीं। वॉयलेंस क्रिएट करना, जी जी। यूथ का फ्यूचर क्या है इस चीज में नहीं नहीं, फिर? मैं यही तो बताना, वो हम्म। यूथ नहीं है प्लीज। हम्म। एक नैरेटिव हम चला देते हैं। अब मैंने कहा ना थोड़ी देर, जो देश के दुश्मन है वो एक ऐसा नैरेटिव चलाना चाहते हैं कि वो सॉफ्ट लोगों। अब आप बताइए, मैं पहले आपका सवाल बिल्कुल सही है। पहली बात, आप सहमत हैं कि वो 35 साल वाला जेनजी नहीं है? जी। आप सहमत हैं जो 3 बार इलेक्शन लड़ चुका वो कांग्रेस जेंजी की नहीं है। सीट से, जो क्या होते हैं उनके, जो डंडा लेके बीजेपी कार्यालय में, वो जेनजी हो नहीं। सकता है? क्या वो जेनजी हो सकता है जिसने मुंह बांध रखा है और वो पुलिस वालों पे मार पिटाई कर रहा है? नहीं हो सकता है। तो ना, हमें ये कहना बंद करना पड़ेगा जेनजी। यस, वो जो जमावड़ा था उनमें एक चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी, और उसका दोषी सिर्फ सिर्फ ये आंदोलन वाले क्या सोनम वांगचुक को। उसके अंदर स्कूल से आए हुए बच्चों को, बैग उनकी पीठ पर है, थैला लगा हुआ, उनको उसमें खड़ा कर दिया। वो जेनजी क्या, वो तो बेचारे बच्चे हैं वो। हम्म। अब मैं आता हूँ, स्कूल के आपने, बच्चे हैं उनको हाँ तो। तो स्कूल के बच्चे। अब आके मैं आपको बताऊं ये आंदोलन क्या। देखिए 2019 के अंदर जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया, सबने स्वागत किया, जी। और अच्छी बात है, स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि 70 साल से उनका शोषण होता था। मैंने आपको बताया कुछ लोग ऐसे थे जिनका यूटी बनने से क्या, दाना पानी बंद हो गया। बंद हो गया। अब उनको नींद कैसे है? आपको पता है सोनम वांगचुक के पिताजी जम्मू कश्मीर की पुरानी अब्दुल्लाओं की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, और उस जमाने में एक ही एमएलए हुआ करता था, तो ताकत किसकी गई? उनकी। तड़फेंगे तो यही ना, पहली बात। दूसरी बात, सोनम वांगचुक, अगर आपको याद हो 2005 की बात है, इनको एक एजुकेशन शिक्षा नीति के अंदर इनको उस समय, ये सोनिया गांधी जी के नजदीक है, कारण वो जाने क्यों नजदीक है मुझे नहीं पता, उनको एक मेंबर बनाया गया। वो मेंबर बनते हैं 2005 के आसपास। उसके बाद थोड़े दिनों बाद वो एक कौन सी मूवी आई थी, कुछ क्या थी वो, लफंगे नाम क्या था जी, उसका? लफंगे नाम से भी आई। लफंगे या कौन सा इडियट, क्या, थ्री थ्री इडियट। इडियट। हाँ, उनमें इनको रोल मिलता है। ब्रांच। और 2009 में वो मूवी रिलीज की। अब देखिए प्रोग्रेसिव, देखो किसी व्यक्ति का एकदम ऊपर आना कैसे, पोर्ट्रेल करना एक पूरी तरीके से उस उनको लेके आए। इमेज। फिर 2013 में इनको एक विजन लेह लद्दाख डॉक्यूमेंट बनाया था सोनिया जी की सरकार। सोनिया जी जानते हैं कौन है? सोनिया गांधी जी। जी जी हाँ, जी। उनकी सरकार ने, वो प्रधानमंत्री नहीं रही पर वो मालिक थी। उन्होंने इनको बनाया विजन डॉक्यूमेंट ऑफ लेह लद्दाख का, वो उस टीम में। अब सुनिए, उसके बाद यूनियन टेरिटरी की मांग इन लोगों की लेकी थी, वो सोनिया जी ने पूरी नहीं की, वो की मोदी जी। तो वांगचुक कहाँ पलटी मार गए कि भाई मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, क्योंकि नेता बड़े चालू होते हैं। इनके पिताजी तो कांग्रेसी से एनसी पता नहीं कितनी पार्टियां बदली होंगी, पर ये वो पावर सेंटर थे वहां के। जो ही इन्होंने देखा तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में जगह मांगी, सरकार ने दे दी, पर वहां ये और काम करने लगे। और काम। अब वो मुझे नहीं पता, तो सरकारी बताएगी। तो वो इन्होंने इनका अलॉटमेंट ऑफ दैट लैंड काफी बड़ा था, कैंसिल कर दिया सरकार ने। आज नहीं किया, थोड़ा समय हो गया। ठीक है। जो ही उनका लैंड कैंसिल हुआ तो ये कहा यार ये क्या हुआ, मैं तो मोदी के नारे लगाए थे मेरे को। तो अब क्या है कि एक नैरेटिव चल रहा है, देखो 2005 से। जब तक ऐसा कह सकते हैं कि जब तक मांगे अच्छी तरीके से पूरी हो रही थी, हाँ, तब तक सरकार अच्छी है, पर अब सरकार मांगे पूरी नहीं हो अब रही है। देखिए मांगे और पूरी की है सरकार ने। भाई
आपको यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके बाद आपकी दोनों काउंसिल बनाई, तो अब ये उसके लोग बाद अपने रास्ते से पीछे क्यों हटना चाह रहे हैं? क्या क्या इसके देखिए, पीछे जैसे रीजन मैंने क्या है? बताया ना, अब क्या है कि इनकी खुद की जो अब मंशा मेरे को लगता है वो तो देखो इन्वेस्टिगेशन के बाद आएगा, पर मैं दो तीन सोनम वांगचुक के बारे में तथ्य बताना। पहले तो मैं पूछने वाली थी इनके आपसे। पिताजी हाँ। क्या थे, पुरानी सरकारों के 370 वाली सरकारों के कैबिनेट मंत्री थे। दूसरा, सोनम वांगचुक पावर सेंटर थे 370 हटने से पहले। इनको पता था कि अब नई सरकार है, मोदी जी 5 साल बाद वापस जीत गए, ये 370 जाएगा, तो ये इस तरफ इधर फ्रेंडली होने की कोशिश की। चौथा, इनका देखिए कि इनकी जो विचारधारा मैंने बताया, अरे भाई ये कौन से इकोनॉमिक वो एजुकेशनिस्ट थे या कौन सी इन्होंने पीएचडी की थी, एनवायरमेंटलिस्ट। हाँ, जो इनको शिक्षा नीति में दौड़ा गया भाई सोनिया जी। ऐसा क्या था? कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है प्लान थे, ये एक नैरेटिव चल रहा था। और वैसे भी उसके बाद जब देखिए, जब ये पूरी स्थिति होती है आज, लेह लद्दाख प्रोग्रेसिव है, स्टेट की मांग है, ठीक है। सरकार देखिए बताओ, हथेली में तो सरसों नहीं उग सकती ना, सरकार के अपने तरीके हैं। अब वैसे मैंने बताया कि इसमें मात्र 3 लाख भी लोग नहीं रहते हैं, 69,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, दोनों तरफ दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, अंदर भी दुश्मन के एजेंट काम कर रहे हैं, तो खतरा तो देश को नेशनल है ना। सिक्योरिटी को तो तो इसलिए वो चीजें नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान रखते सरकार फैसला करेगी। पर जहां तक लोगों की मांगे हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, शिक्षा है, एमपीज है। और सुरक्षा, सब काम तो चल ही रहा है। अब सरकार करती या नहीं करती वो पॉलिटिकल डिसीजन। पर इन्होंने क्या किया देखिए, पिछले 2-3 वर्षों में इनके कर्म देखो। ये बताया जा रहा है कि पिछले 18 महीने में 6 आंदोलन किए। तुम एक बात बताओ, 6 आंदोलन करने के लिए कहां से पैसा है? फंडिंग। 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं दिल्ली तक। और तो और इन्होंने एक धरना, भूख हड़ताल की, जो आज के दिन भूख हड़ताल भारतीय कानून के अंदर करना अपराध है, पुलिस आपको इजाजत नहीं देगी, पर इनका चलो मान सम्मान रखा तो कर ले। और ये जाके एक सेना के, हमारा दर्रा है, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, वहां पर इन्होंने धरना दिया। तो ये इनके काम है। उसके अलावा दुनिया में जो आपने कहा ना, जैनजी, हाँ। श्रीलंका, पाकिस्तान, ये सॉरी नेपाल, ये जो जो यूनिस है बांग्लादेश के, जो अभी अमेरिकन इंस्टीट्यूट जो वहां बैठाए गए ताकत में, उनसे मिलने गए। अच्छा। उसके ऐसा अलावा कहा जा रहा है पाकिस्तान भी गए हैं। पाकिस्तान फरवरी में गए। और एक बात बताओ, मैं आपके पास आता हूँ या स्टूडियो में आता हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे विचार कहीं तो आपसे कुछ न कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, मिलते हैं। हाँ। मुझे बोलने का मौका दे रहे हैं, आपको अच्छा लगता है, जो भी आपकी है। तो वो उनसे मिलने गए, और वो भी देश के दुश्मनों से। ऊपर से जो एनजीओ थे इनके, उनमें बताया जा रहा है कि वो उनके कैंसिल हो गए हैं, फंडिंग नहीं आ और सकती है। देखिए एनएसए लगाया है। और दूसरी बात, आप धरने दो, आप जो करो आपने। और इन्होंने क्या किया देखिए, सुनिए, 2-3 बातें मुख्य। इन्होंने बीच में एक स्टेटमेंट दिया, अगर जम्मू कश्मीर के लोग प्लेबेसाइट करवाना चाह रहे हैं, प्लेबेसाइट हिंदी में क्या कहते हैं उसको, उचित वर्ड, जो भी प्लेबेसाइट कराना चाहते हैं तो कराने दो। आप बताओ, ऐसा व्यक्ति। ऐसा स्टेटमेंट। दूसरा, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जो वीडियो है, अब ये कोई ये नहीं कह सकते कि मैं गलत कह रहा हूँ, आप वो जाके चाइना के लोग। जो इन्होंने कहा कि पहले चाइना आता थे तो हम हाँ। साथ खड़े रहते थे यस। भारत के, और अब सिपाही आएगा तो की हम तरह। कहेंगे वेलकम करेंगे, गाइड करेंगे। हाँ। व्हाट डज इट मीन? मैं फौज में था और फौज ने मुझे जनरल नहीं बनाया, तो कल मैं कह दूं कि मैं देश के, अरे देश तो हमारी आत्मा है। ये कैसे इसके मन में, ये इनके स्टेटमेंट है, आप देखिएगा। और उसके बाद ये वहां खड़े होके आंदोलन में भूख हड़ताल करते हैं, कॉन्ट्रेरी टू ऑर्डर्स। कॉन्स्टिट्यूशन में भूख हड़ताल करने की इजाजत नहीं है। ये इनको इजाजत मिली या नहीं मिली हो तो भगवान जाने, अभी इंक्वायरी में आएगा। उसके बाद ये स्कूल के बच्चों को लेके आते हैं, उसके बाद ये वहां भाषण देते हैं, मीडिया में उकसाते हैं लोगों। जेंजीज को बताया जा हाँ, रहा है कि जेंजी के नाम से, उकसाने कि के लिए। श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश से आप प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। वो भी ठीक है ना। इस जो इनके इर्द गिर्द जो लोग थे, जो मैं कह रहा हूँ ना कि अंदर खतरा है, उनमें बताया गया है कि नेपाली लोग भी उस उपद्रव में शामिल थे, जो 80 घायल हुए थे पुलिस से साथ मारपीट करने में। पुलिस ने भी डंडे मारे होंगे, इन्होंने भी मारे होंगे, पुलिस भी घायल, जो पकड़े गए हैं नेपाली हैं। तो आप बताओ ये नेपाली कहां से आए? और उससे बड़ी बात, ये जो मैं आपको पॉलिटिकल नैरेटिव कह रहा था ना कि 370 हटने के बाद जो पॉलिटिकल पुराने घराने थे जो मजे किया करते, उस घराने के ये भी साथी हैं। इनके भी पिताजी तो मंत्री थे ना। तो इनको जो कांग्रेस वाले जो एक व्यक्ति दिखा रहे हैं वीडियो में, जो बीजेपी वाले कार्यालय पे आग लगा रहा है, पुलिस वाले को मार रहे हैं,
वो सीआरपीएफ व्हीकल चला रहे हैं, ये लोग जंजी हैं क्या? तो और सबसे बड़ी अंत में जो बात होती, जो ही इसने देखा कि ये 4 मार दिए गए, पुलिस को मार रहे हैं लोग, देखिएगा ये कब भागता है उस स्थान से, ये अपने जो जहां भूख हड़ताल कर वहां से भाग जाता है। जो इसने देखा कि पुलिस के साथ वो लोगों ने मारपीट शुरू कर दी, वो जो 4 जीवन जिनका बलिदान होता है वो तो बात की बात है, और अब छुपता घूम रहा था कि मैंने नहीं किया, मैं तो पीस की बात कर रहा हूं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है, और देखिए दूसरी बात, कोई भी वहां के जो डीआईजी हैं पुलिस, उन्होंने कहा कि इनके संबंध पाकिस्तान के जो जो हमारे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है उनके साथ इनका कम्युनिकेशन था। अब वो तो अभी निकल के आएगा, तब इन्वेस्टिगेशन में हर चीज तो पब्लिक में नहीं बताई जा सकती ना। गवर्नर महोदय ने भी जो वहां पर अपना लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जो हम नागरिक समझ सकते हैं कि उचित समय पर कोर्ट में वो पेश किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, अभी जैसे आज उनकी वाइफ शायद कल कोर्ट में थी, उन्होंने कहा है कि वो हैबियस कॉर्पस क्या होता है कि मेरा पति गायब है। अरे गायब कहाँ है, पूरी दुनिया जानती है, उसको उठाया गया है जोधपुर जेल में, अब बिना डिसिप्लिन के उनको अरेस्ट किया गया था, ऐसा कह आरोप रहे लगा रहे हैं। आप बताओ, पूरी दुनिया जानती है, आप और मैं बैठ के डिबेट कर रहे हैं कि क्या क्या इश्यू उन्होंने राष्ट्र विरोधी। और सबसे बड़ी बात देखिए, वो व्यक्ति हैं जो कहते हैं डेवलपमेंट मत करो, एनवायरमेंट खराब हो जाएगा। मैं नागरिकों को बता दूं कि अभी भी चीन के कब्जे में 42,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उस इलाके में चीन ने तो पूरे एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी कर दी, वहां पूरे वो जो अपने ग्लेशियर्स हैं उनको करप्ट कर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर लगा रहा है, गन्स डिप्लॉय कर रहा है। क्वेश्चन किया गया जब चीन ऐसा कर रहा तो था, वो कभी चीन को भी सवाल करता, कभी नहीं करेगा। पाकिस्तान जो हमारा लेह गिलगित बाल्टिस्तान के जो लोगों पे अन्याय कर रहा है, अभी आपने देखा होगा आंदोलन चल रहा है, उनके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा रहे। तो ये इनकी मंशा में खोट है। और मैं ये आपको बता दूं, जो व्यक्ति कहता है कि ये सीमा पे सड़क नहीं बननी चाहिए, एनवायरमेंट को खतरा है, भाई तू पहला आदमी है। अरे लोगों को रोजी रोटी चाहिए, क्यों गुमराह कर रहे हो? जो कहता है टनल नहीं बननी चाहिए, ये कहता है टनल वनल की क्या जरूरत है? अब एक एयर स्ट्रिप बन रही है वहां लोगों के आने जाने के लिए, टूरिस्ट के लिए, बच्चे पढ़ेंगे, आएंगे, जाएंगे, घूमेंगे। वो नहीं चाहते हैं, डेवलपमेंट नहीं चाहते। तो ये बहुत सारी ऐसी इश्यूज हैं जिसपे मैं मानता हूँ। और ऊपर से देखिए नेशनल एनएसए लगाया गया, कोई भी सरकार एनएसए किसी पे नहीं, कहीं तो सरकार के पुलिस के पास तथ्य होंगे। अब वो तथ्य जरूरी थोड़ी है कि जो देश एंटी भारत ब्रिगेड है जो चिल्लाता रहता है, उनको तो मौका मिल गया 370 हटाने के बाद, उनके तो जूते पड़ रहे थे पब्लिक की तरफ से कि देखो हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। अब वो अपनी आवाज उठाने के लिए देखो एनएसए, अरे भाई इंतजार करो, दवाई मिलेगी, बिल्कुल वो तैयार हो रही है। इसका नाम मोदी है, वो जो ऐसा आपको कफ सिरप देंगे जो आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और नागरिक भी खुश होंगे, वैसा मानता। सर हमने 370 की बात करी, स्टेटहुड की बात करी, स्केड्यूल की भी बात करी, तो क्या ये कश्मीर में भी सेम सीन हुआ था, सेम सिनेरियो क्रिएट हो गया था? तो कश्मीर, लद्दाख क्या दूसरा कश्मीर बन सकता है? मेरा आखिरी और फाइनल क्वेश्चन यही होगा। जी आपको नमस्कार करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बहुत मेरे से भी छूट गया था। देखिए जब कश्मीर पुराना लेह लद्दाख पूरा एक हुआ करता था, तब पाकिस्तान वैली सेंट्रिक था, और वैली सेंट्रिक होने के कारण जब गलवान हुआ 2020 में, तो हमारी सेनाएं उधर से उठा के चीन के विरोध में हम लेके आए जी। और वो लेके इसलिए आए क्योंकि भाई लड़ाई करने के लिए ज्यादा चाहिए, और उसका नतीजा यह है कि 21-22 में उधर फिर पाकिस्तान ने अपनी गतिविधि शुरू कर दी। ये पटल पर जिस प्रकार से पाकिस्तान और चीन दोनों ही गिर गए, चीन भी गिर गया अमेरिका की तरफ से, पाकिस्तान गिर गया पूरी तरह से चारों तरफ से। पीओके में लोग कह रहे भारत के साथ आना है। प्रोटेस्ट पाकिस्तान में, प्रोटेस्ट मतलब 70 साल में पहली बार प्रोटेस्ट हुआ है, और ऐसी प्रोटेस्ट है जहाँ फौजियों को पकड़ पकड़ करके उनको निवस्त्र किया जा रहा है, उनके वस्त्र निकाल के डिस्प्ले किए जा रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं, वो आ जाओ खरीद लो कोई भी। तो अब पाकिस्तान गिरा हुआ है। दूसरा, भारत सरकार ने भी ये क्लियर कर दिया, आपने सुना होगा 2-4 दिन पहले चीफ साहब ने कहा ऑपरेशन क्या नाम, सिंदूर 2.0 चर्चा की। उसके बाद हमारे एयर चीफ ने कहा कि भाई हमने आपको, अगर आप कहते हो कि भाई यूएनओ में जो उनके प्रधानमंत्री ने बोला, और हमारे जो यूएन में फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने बोला कि भाई आप अगर आपके जले हुए एयरफील्ड को जीत मानते हो तो आपको मुबारक हो,
हमारे एयर चीफ ने कहा कि भाई हमने इतना आपका नुकसान किया, क्लियर कट प्रूफ के साथ, और आपके पास अगर है तो प्रूफ दे दीजिए, हम भी मान लेंगे, वरना आप हमारी तरफ से चाहे सो बोल सकते हो, आपका अधिकार है, उसमें क्या बात है। डिफेंस मिनिस्टर ने जाकर के रन ऑफ कच्छ के अंदर हमारे दशहरा के ऊपर गए हैं और वहां से उनको चेतावनी दी है कि पाकिस्तान उधर कुछ वो बिल्डअप कर रहा था, तो डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि याद रखना रन ऑफ कच्छ से होकर के कराची का रास्ता जाता है, तो गलती मत करना। और उसके अलावा हमारी पार्लियामेंट ने भी कर रखा कि हम एक्साइचिन और पीओके लेके रहेंगे। और हाल के अंदर जो पीओके के अंदर जो हालात वहां के स्थानीय नागरिक भारत की तरफ मुंह देख रहे हैं, तो मैं मानता हूं पाकिस्तान गिरा हुआ है। ये चीन और पाकिस्तान दोनों की मिली भगत हो सकती है कि अब कश्मीर तो सुधर गया, वहां लोग समझ गए, वहां आतंकवाद अब ऑलमोस्ट आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान अकेला डरा हुआ है, और लोग भी समझ गए। तो ये सोच रहे कैसे इन भोले वाले ले वाले ऐसे भोले वाले लोग हैं, इनको इंडीड दे आर सिंपलेस्ट पीपल ऑन प्लेनेट में ही मान सकता हूँ, सिंपलेस्ट मोस्ट पैट्रियोटिक। तो उनको भड़काने की आप सही कह रहे हैं साजिश हो सकती है, और ये हमारी सेना और हमारे देश के जो लोग सुरक्षा से जुड़े उनको इस चीज का इल्म होगा। नहीं हो तो आपकी जो राय, मैं चाहूंगा कि कोई आपकी बात को ध्यान दे, ऐसा एक एंगल बहुत मुमकिन है। जी, तो कश्मीर लद्दाख नहीं, मतलब लद्दाख कश्मीर नहीं बन सकता। नहीं। ऐसे में बिल्कुल भारत इजाजत नहीं देगा इस चीज की। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर भी आ गया है कि बर्दाश्त नहीं करना है और गलत को गलत करना है। युवा जिनको झूठा जेएनजी बना रहे हैं ये लोग, उग्रवादियों को, बदमाशों को, वो युवा भी समझ गया। वरना एक बात बताओ ना, जब इतना हो गया और ये इतने ही पॉपुलर, तो कहाँ गए लोग, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि लोग समझते हैं, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो सामान्य जिसको ज्यादा मतलब सुबह शाम रोटी से ज्यादा जिनको नॉलेज नहीं है, वो अपने जीवन को खराब नहीं करना चाहते। मिडिल क्लास फैमिली ज्यादातर इसमें जूझ जाती है, परेशान होकर रह जाती है, वो तो रोजी रोटी कमाने में लगा रहता है। और जो अब वो मोबाइल के कारण समझ रहे हैं। आप देखिए कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उन्होंने, उनकी वाइफ ने जाके हैबिस कॉर्पस लगाई वो सुप्रीम कोर्ट में, जिससे उन्होंने कहा कि मेरे पति गायब है। आपने देखा कि उनका वो केस लड़ने कौन आए? कपिल सिंह। आपको आश्चर्य होगा, जब जब उग्र टेररिस्ट के भी केस लड़ते थे ना, तो यही गैंग सामने आती थी। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वकीलों की जो फीस होती है ना, प्लीज पुट अंडर टैक्सेबल लिमिट, क्योंकि तभी तो करते हैं। तो ये इनका जो एंटी नेशनल नैरेटिव है ना, ये थोड़ा खतरनाक है। पर अब देश को चिंता जरूरत नहीं है, ये नया भारत है और हमारे भारत के युवा सब जानते हैं क्या हो रहा है, क्या सही और है, इनका मकसद ये अपने देश के साथ खड़े हैं। वरना मोदी जी जैसे व्यक्ति जो तो कभी दिखाई नहीं दे, कैसे प्रधानमंत्री बनते भाई, और कैसे हमारी भारतीय सेना इतनी मजबूत बनती, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान का एक प्रोजेक्टाइल भारत की धरती पे नहीं आने दिया। एक आया आसमान में जो मिसाइल थी, उसको भी हवा में मार गिराया गया। तो ये तो नया भारत है, भारत की सेना है, युवा है, जेनजी है, आप जो नाम दो, इस भारत के अंदर कश्मीर कभी कश्मीर नहीं बन सकता। और ये भी बता दूं, पीओके जल्दी ही 1 जनवरी से पहले भारत के अंदर होगा, और एक्साइचिन की भी तैयारी कर लो चीन, ज्यादा दिन तुम वहां नहीं बैठ सकते। तो अभी तक हमने ये चीज समझी और ये चीज जाने के लद्दाख का ये जो मुद्दा चला हुआ है, इसके पीछे असली वजह क्या है और कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं जिसकी वजह से इतना वॉयलेंस क्रिएट हो रहा है और लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ऐसी और भी इनसाइट्स वीडियो के लिए द फैक्ट इंडिया के साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।